Hello everyone. So in this lecture I am going to continue with the TDMA techniques which I have already taught in last lecture. So हमने 7 techniques already देख ली थी. Last की 3 techniques वो जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. Okay, so the 8th technique is multiple access with collision avoidance. Multiple access with collision avoidance MACA ये एक सिंपल स्कीम है जिसमें कि हम हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम और एक्सपोज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम और एक्सपोज प्रॉब्लम जो है वो मैंने अपने वीडियो में जब मैंने मैक का इंट्रोडक्शन दिया था तब उसमें बताया हुआ है. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो जा कर के देख सकते हैं. तो बेसिकली हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम्स और एक्सपोज प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है जो हमारा MACA प्रोसेस होता है. ओके, MACA यूजेस शॉर्ट सिग्नलिंग पैकेट्स फॉर कोलिजन अवॉइडेंस. और ये क्या करता है, पैकेट्स यूज़ करता है कोलिजन अवॉइडेंस के लिए. बेसिकली इसमें 2 तरह के पैकेट्स यूज़ करता है ये, RTS और CTS. RTS मीन्स रिक्वेस्ट टू सेंड पैकेट सेंड करता है. सेंडर रिक्वेस्ट टू द राइट टू सेंड फ्रॉम द रिसीवर with a short RTS packet before it sends the data. So इसमें पहले वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको डेटा सेंड करना है. उसके बाद जो रिसीवर होता है वो वापस से CTS पैकेट सेंड करता है ताकि वो ये बता सके या एक्नॉलेज कर सके कि अब वो डेटा को रिसीव करने के लिए तैयार है. So CTS means clear to send data. Okay. और इसमें जो सिग्नलिंग पैकेट्स होते हैं वो क्या क्या कंटेन करते हैं, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस और पैकेट का साइज. ये 3 चीज़ें जो है ये कंटेन करता है पैकेट. सो बेसिकली हिडन टर्मिनल में क्या होता है, इसमें ये MACA जो है वो हिडन टर्मिनल को अवॉइड करने का काम करता है. हिडन टर्मिनल का मतलब जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, A, B, C और 3 टर्मिनल्स हैं जो कि एक दूसरे से अपने ट्रांसमिशन रेंज को शेयर कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि A और C जो है वो एक दूसरे की रेंज से बाहर हैं. दोनों B के साथ शेयर करते हैं बट एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते. तो अगर A को B को कोई डेटा सेंड करना है और एट द टाइम C को भी सेंड करना है, तो अगर A ऑलरेडी सेंड कर रहा है और C भी सेंड करना चाहता है तो C जो है वो सेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कोलाइड हो जाएगा. ओके, तो इसमें जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है थ्रू MACA. इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सबसे पहले A होता है वो RTS पैकेट सेंड करता है B को, और B जो है वो CTS पैकेट सेंड करता है दोनों टर्मिनल्स को, A और C को, क्योंकि वो नियरेस्ट इसके टर्मिनल है. तो वो उस केस में क्या होता है कि जैसे ही A को और C को ये पैकेट मिलता है CTS पैकेट, A जो है क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसमिट करना चाहता है तो वो ट्रांसमिट करता है अपना डेटा, बट C जो है उसे ट्रांसमिट नहीं करना है तो वो CTS सिग्नल को देख करके वो कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करता क्योंकि C जो है उसको सेंड नहीं करना है डेटा. तो क्योंकि इसमें जो CTS या RTS पैकेट है इसमें डिटेल्स लिखी होती है कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है. तो वो पहले ही उस पैकेट को देख करके समझ जाता है कि A और B को आपस में कम्युनिकेट करना है. तो उस टाइम पे वो कम्युनिकेट नहीं करेगा. बाद में जब उनका टाइम मतलब पैकेट का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अगर वो करना चाहता है तो फिर वो RTS पैकेट सेंड करके B को फिर पैकेट डेटा सेंड करने के लिए बोल सकता है. ओके, तो यहाँ पर हमारे हिडन टर्मिनल्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. उसके बाद आता है एक्सपोज टर्मिनल. एक्सपोज टर्मिनल में क्या होता है कि 3 टर्मिनल होते हैं और जैसे A और B जो है वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं और C जो है वो किसी और टर्मिनल के से कम्युनिकेट करना चाहता है, मीन्स एक्सेप्ट A एंड B. तो इसमें क्या होता है कि ये जो है B जो है वो अपने बारे में बताता है दोनों को. तो A जो है वो डेटा सेंड करना चाहता है तो वो अपना डेटा सेंड कर सकता है B के साथ, बट क्योंकि C जो है वो किसी और टर्मिनल के साथ सेंड करना चाहता है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो चेक करे कि A जो है वो डेटा सेंड कर रहा है B को या नहीं कर रहा है.
तो इस केस में क्या होता है, MSCA के केस में हम एक्सपोर्ट टर्मिनल के थ्रू जो बी होता है, बी वो दोनों को RTS पैकेट सेंड करता है। ओके, और जैसे ए को RTS पैकेट मिलता है वो तुरंत CTS पैकेट सेंड करता है बी को कि ए वांट्स टू कम्युनिकेट, बट क्योंकि सी को कम्युनिकेट करना नहीं है तो वो कोई भी पैकेट सेंड नहीं करता, कोई भी एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता कि इट वांट्स टू कनेक्ट। ओके, और सी को है जो वेट नहीं करना पड़ता कोई भी पैकेट सेंड करने के लिए, क्योंकि ए ऑलरेडी कर रहा है, तो सी को तो वैसे भी इन दोनों से कम्युनिकेट नहीं करना है, किसी बाहर तीसरे टर्मिनल से कम्युनिकेट करना है, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ए कम्युनिकेट कर रहा है बी से या नहीं कर रहा है, तो वो अपने दूसरे टर्मिनल से वो कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, तो ये है MSCA का प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट जो TDMA की टेक्निक आती है वो है पोलिंग। पोलिंग में क्या होता है, वेयर वन स्टेशन इज टू बी हर्ड ऑल ओवर, पोलिंग स्कीम्स कैन बी अप्लाइड। इसमें बेसिकली पोलिंग स्कीम में क्या होता है कि एक मास्टर होता है और एक स्लेव होता है। तो जो मास्टर होता है वो हमेशा पोलिंग सिग्नल भेजता है स्लेव्स को कि जो भी स्लेव हैं अगर वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो डेटा सेंड कर सकते हैं। तो उन स्लेव में से जो भी स्लेव, मतलब बहुत सारे स्लेव्स हैं, तो जो भी स्लेव 1 स्लेव 2 जो भी डेटा सेंड करना चाहता है मास्टर को, वो सीधे डेटा सेंड कर सकता है। सो द मास्टर कैन पोल द स्लेव अकॉर्डिंग टू मैनी स्कीम्स, जैसे कि राउंड रॉबिन स्कीम होता है या रैंडमली या रिजर्वेशन की स्कीम होती है। इन स्कीम्स के थ्रू वो पोल करके स्लेव्स को पूछ सकता है कि उन्हें ट्रांसमिशन करना है या नहीं करना है। So the master could also establish a list of station wishing to transmit during the contention phase. तो मास्टर जो होता है वो लिस्ट ऑफ स्टेशंस भी इस्टेब्लिश कर सकता है स्लेव्स के, जो भी स्लेव उसको आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए। सो आफ्टर दिस फेज द स्टेशन पोल्स ईच स्टेशन ऑन द लिस्ट, और इस फेज के बाद जो स्टेशन होते हैं वो हर एक पोल मतलब लिस्ट में से पोल करते हैं स्टेशन चेक करके। ओके, जो सिमिलर स्कीम जो कि इनको यूज़ करता है वो होता है फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ वायरलेस लैन, और जो कि IEEE 802.111 स्टैंडर्ड से की है। ओके, तो ये था पोलिंग का कंसेप्ट। इसके बाद जो लास्ट हमारा TDMA का कंसेप्ट आता है वो है इनहिबिट सेंस मल्टीपल एक्सेस, ISMA। ISMA ये बेसिकली स्कीम जो है वो पैकेट ट्रांसमिशन सर्विस को फॉलो करती है, जो कि सेलुलर डिजिटल डेटा पैकेट का होता है, CDPD इन द AMPS मोबाइल स्टेशन सिस्टम। ओके, और इसको हम डिजिटल सेंस मल्टीपल एक्सेस भी कहते हैं, DSMA। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो एक हमारा बेस स्टेशन होता है और कई सारे मोबाइल स्टेशंस होते हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं बेस स्टेशन के साथ। सो इसमें वो एक दूसरे मतलब बेस स्टेशन, जैसे कि ये बेस स्टेशन है और ये मोबाइल स्टेशन है, तो ये कनेक्टेड होते हैं अपलिंक और डाउनलिंक के थ्रू। तो जैसे एक पहला बेस स्टेशन जो है वो ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहा है बेस स्टेशन से, पहला मोबाइल स्टेशन जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है बेस स्टेशन से, तो ये अपलिंक और डाउनलिंक के थ्रू कनेक्टेड है। और अगर मान लीजिए कि कोई तीसरा मोबाइल स्टेशन, सपोज कि ये M3 है और ये भी कम्युनिकेट करना चाहता है एट द सेम टाइम, तो जब वो यहाँ पर अपलिंक सिग्नल भेजता है तो बेस स्टेशन हमेशा उसको एक बिजी टोन या आइडल टोन सेंड करता है ताकि उससे समझ में आए कि वो अभी बिजी है। और जैसे ही वो बिजी टोन स्टॉप हो जाती है, इसको लगता है M3 को कि अब वो सेंड कर सकता है और वो डेटा सेंड कर देता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर वो उस टाइम पे फ्री है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और जब अगर बेस स्टेशन उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उस M3 मोबाइल स्टेशन को एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। लेकिन अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो इससे पता ये चलता है कि यहाँ पर कोलिजन हो गया, मतलब M1 जो है अभी भी कन्वर्जन कर रहा था, कम्युनिकेशन कर रहा था बेस स्टेशन के साथ, मगर
इसी टाइम पे M3 ने इसको सिग्नल भेज दिया, तो वहाँ पर हमारा जो डेटा है वो कोलाइड हो गया। तो बेसिकली इसमें ISMA के स्कीम में क्या होता है कि ये हमेशा बिजी सिग्नल भेजता है, जब वो बिजी टोन भेजता है, जब वो बिजी होता है आपका बेस स्टेशन, और जैसे ही बिजी टोन स्टॉप होता है, अपलिंक के थ्रू जो भी मोबाइल स्टेशन है वो कनेक्ट कर सकते हैं, और बेस स्टेशन जैसे एक्नॉलेजमेंट भेजता है मोबाइल स्टेशन को, तो वहाँ पर पता चल जाता है कि उसका डेटा जो है रिसीव हो गया है, और अगर नहीं भेजता तो इसका मतलब वो कोलाइड हो गया है, और फिर उसको रीट्रांसमिशन के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट TDMA टेक्निक्स। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।